नमस्कार, हॉट सीट पे आपका स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस बार भी हम आपको एक नए राज्य में लेकर आए हैं। एक ऐसी जगह जहां पर हम आपको इस हफ्ते के सबसे बड़े न्यूज मेकर से रूबरू कराएंगे। इस पूरे हफ्ते हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच काफी रस्साकशी हुई, बहुत कुछ कहा गया दोनों पक्षों द्वारा। अब सवाल सिर्फ इतना सा है कि आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बीच जो शांति वार्ता की प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया का क्या होगा। हमारी हॉट सीट पर आज एक खास मेहमान, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नेता मीरवैज उमर फारूक। पूछते हैं उनसे कि आखिरकार अब आगे का रास्ता क्या हो सकता है। मीरवैज साहब, ये बताएं कि आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये आप लोगों के कारण और आपकी हठधर्मी के कारण, स्टबर्डनेस के कारण भारत और पाकिस्तान के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच जो वार्ता होनी थी वो नहीं हो पाई है जी। आप इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं सर? देखिए, ये तो बदकिस्मती की बात है अगर कोई ये कहता है कि हुर्रियत की वजह से बातचीत नहीं हुई। हुर्रियत तो डे वन से ये कोशिश कर रही थी कि भाई दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत हो। अगर बातचीत नहीं हुई, वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि भारत ने ऐसी शराइत रख दी, कंडीशंस रख दी कि बातचीत होना तो नामुमकिन था। भारत ने ये कह रहे हैं कि कश्मीर पे बात ही नहीं होगी और हुर्रियत से कोई बात ही ना करे, तो इस सारे मामले में कैसे आगे चला जाएगा? पाकिस्तान तो तैयार था टेररिज्म पे बात करने के लिए। कौन सी बड़ी बात थी? इंडिया भी कश्मीर पे बात करता। भारत ये कहता है हम कश्मीर पे बात करने के लिए तैयार हैं। हम सब मुद्दों, सुषमा स्वराज जी ने रिकॉर्ड पे बोला, हम सब मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें यह मंजूर नहीं है कि पाकिस्तान जो अलगाववादी संगठन है हमारे देश में, उन संगठनों से पाकिस्तान लगातार मिलते रहे। और उनमें सबसे प्रमुख संगठन तो आप। लेकिन अगर पहली बार हुर्रियत जा रही होती, मिल रही होती, तो तब भारत का एक ऑब्जेक्शन सही माना जा सकता था। यह प्रक्रिया तो 1994 से होती है, शुरू हो रही है। और इवन जब मुशर्रफ दिल्ली आए, उससे पहले कि उन्होंने आगरा टॉक्स की, वो हमसे मिले, घंटों मिले, उसके बाद वो आगरा गए। उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वाजपेयी साहब थे। सर 183 सांसदों की, 187 सांसदों की जब वाजपेयी जी थे, आप बात कर रहे हैं 137 सांसदों की जब कांग्रेस 2004 में थी, या 206 सांसदों की जब कांग्रेस दोबारा 2009 में आई। अब आप बात कर रहे हैं बीजेपी की सरकार की, फुल मेजॉरिटी सरकार, जिसके 282 सांसद है लोकसभा में। क्या आपको नहीं लगता सर कि कहीं ना कहीं राजनीतिक भूमि जो है, राजनीतिक असलियत जो है भारत में, वो बदल गई है, इसलिए बीजेपी एक नई भाषा का प्रयोग कर रही है? देखिए, डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी स्ट्रांग है, उनके पास नंबर्स हैं, लेकिन रियलिटीज तो, ग्राउंड रियलिटीज तो चेंज नहीं होंगी ना कश्मीर की। कश्मीर का मसला भी वही था 1947 में जहां आज है। अब आपने इतने इलेक्शंस भी कराए, इतनी हुकूमतें भी आई, लेकिन प्रॉब्लम तो जू का तू है। परिवेश बदलना चाहते हैं वो। नहीं, देखिए, परिवेश की अगर हम बात करें तो परिवेश कैसे बदलेगा? आपको हटा के बदलेगा? नहीं, हम तो, उनका कहना है कि आप हैं ही नहीं वो व्यक्ति, नहीं, या वो पार्टी जो कि कहती है कि हम कश्मीर के लोगों का नेतृत्व हम करते हैं एक प्रकार से। हुर्रियत एक पार्टी नहीं है, एक लीडर नहीं है, हुर्रियत एक थॉट है, एक आइडियोलॉजी है जो 1947 से नहीं बल्कि 1931 से चल रही है। तो जाहिर सी बात है, पहले तो फिर भारत को यह तय करना है कि कश्मीर की समस्या क्या बॉर्डर डिस्प्यूट है, लैंड का झगड़ा है कि लोगों का मसला है। अगर लोगों का मसला है तो फिर तो लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। कश्मीर के लोग क्या कोई गाय भैंस हैं कि आप इंडिया पाकिस्तान बैठेंगे जी, फैसला करेंगे, हाँ जी हमने फैसला कर दिया, और टीवी और रेडियो पे हमें सुनाएंगे? तो हमें साथ क्यों नहीं चला सकते? मीरवैज उमर फारूक साहब ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? अगर कश्मीर के लोग गाय भैंस नहीं है तो क्या मीरवैज उमर फारूक ने कैसे ठेका ले रखा है कि जो कश्मीर के लोग हैं उनके एस्पिरेशंस की जो आप बात कर रहे हैं, उनके एस्पिरेशंस की मैंने नहीं किया। आप पीडीपी का देख लीजिए, आप एनसी का देख लीजिए, जो आपकी पार्टीज हैं जो यहां इलेक्शन लड़ती है, उन्होंने कहा है कि भाई एस्पिरेशंस की जहां तक बात है, हुर्रियत से बात कीजिए, हमें सड़क, बिजली और पानी के मसले हल करने। आप नहीं मानते कि अगर सड़क, बिजली, पानी, रोजगार की समस्या अगर हल हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो एस्पिरेशन का सवाल है वो भी तो हल होगा ना सर? नहीं, कैसे होगा? आपको नहीं लगता? लेकिन कांग्रेस ने जब इलेक्शन लड़े ब्रिटिश के अंडर, तो उस वक्त भी तो प्रॉब्लम थे ना, डे टू डे प्रॉब्लम्स। तो कांग्रेस ने क्या उन पर समझौता कर लिया कि भाई ठीक है, सड़क, बिजली, पानी के मसले आप हल करो और हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही ठीक है? क्योंकि आप अलगाववादी सोच को बढ़ावा देते हैं। नहीं, देखिए, हम तो सिंपली एक बात कह रहे हैं, दिल्ली की सरकार, भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट शब्दों में उनकी यह अपनी राय है कि अगर आप एक अलगाववादी संस्थाओं को अगर आप प्रेरणा देंगे, उस सोच को आप प्रेरणा देंगे, तो आपसे बात करने को तैयार नहीं है। कि यहाँ तो बातचीत पर भी नहीं, तो पहले तो आप भी तो डिसाइड कीजिए। यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी, यहाँ तो यही बात, हम तो दिल्ली बातचीत करने जा रहे थे, कोई बम या कोई ऐसे दहशतगर्दी के लिए खड़े जा रहे थे। आप एक पॉलिटिकल टूल बन जाते हैं, राजनीतिक पॉन बन जाते हैं पाकिस्तान के हाथ में। हम तो कह रहे हैं कि हम दोनों से बात करना चाहते हैं, भारत से भी बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान से भी बात करना चाहते हैं, लेकिन भारत बात ही नहीं करना चाहता। भारत तो वो सब
वो कमिटमेंट्स भूल गया। और जो हमने नहीं, इनके ही लीडर वाजपेयी साहब ने हमसे की, कहा कि भाई आईन से बड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा इंसानियत है, इंसानियत के संदर्भ में हम आगे बढ़े। रात गई बात गई। सुषमा स्वराज जी का कहना है जो कुछ था वो वाजपेयी जी के समय में था। देखिए रात गई बात गई, फिर तो शिमला समझौता जो सुषमा जी कह रही है 1972 का, वो भी रात गई बात गई, फिर तो उसमें भी 50 साल हो गए। आप देखिए, नई दिल्ली सरकार का स्पष्ट शब्दों में मानना है कि अगर आप अलगाववादी सोच के हैं तो आपसे बातचीत नहीं की जा सकती। अब पाकिस्तान का हुर्रियत के साथ एक समझ ही रहा हूं कि बीजेपी ने हमसे बात बात आगे कैसे की, बढ़ेगी, कांग्रेस ने हमसे बात की, पाकिस्तान हम गए, हमको पासपोर्ट दिए बीजेपी सरकार ने, हम उस पासपोर्ट पाकिस्तान गए, वहां हमने बात की, तब जब कोई एतराज नहीं था। आज एतराज क्यों है? आज एतराज इसलिए मैं बार बार इसलिए मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं, एतराज इसलिए है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को लगता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, आपकी रेलेवेंस कितनी है इसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। हुर्रियत की क्रेडिबिलिटी कब होती है? नई दिल्ली की नजरों में हुर्रियत की क्रेडिबिलिटी तब होती है जब यहां पे लोग सड़कों पर निकलते हैं। 2008, 2010 300 लोग मारे गए, यहां पे हजारों नहीं लाखों में लोग निकले। भारत ने पार्लियामेंट डेलीगेशंस भेजे, वो हमसे आए, वो मिले, इंटरलॉक्यूटर्स भेजे गए, उन्होंने बातचीत की, तब तो हुर्रियत बड़ी रेलेवेंट थी। तब तो क्या कह रहे थे कि भाई हुर्रियत से बात करनी है। लेकिन जो ही आपको लगता है कि हमारी फौज, हमारी पुलिस इस स्थिति में है कि वो कंट्रोल करेगी, मैनेज करेगी, तब आप कहते हैं कि भाई हुर्रियत कौन है? हुर्रियत का लोग स्टैंडर्ड ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? ये भारत सरकार के प्रति क्या आप डबल स्टैंडर्ड्स का आरोप लगा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि ये एक प्रक्रिया उन्होंने शुरू की थी, उसको क्यों बीच में छोड़ रहे हैं? बीजेपी के पास तो सुनहरी मौका है। मैं भारत के लोगों से कहता हूं कि भाई आपका डिफेंस बजट कितना है? $42 बिलियन पहुंच गया है। किस वजह से पहुंच गया है? मेन मुद्दा कश्मीर का है। अगर यही पैसा लोगों के लिए लगाया जाए, तरक्की के लिए लगाया जाए, देखिए कश्मीरियों की अब चौथी नस्ल आ गई है 47 से लेकर आज। कब तक हमें इसमें रहना है? हम चाहते हैं कि इस मसले को हल करें। यही बात तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मसले को हल किया जाए। वो कह रहे वो दुबई गए, लेकिन वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई जंग के बाद भी हमें टेबल पर आना है, सब समस्याओं को नागालैंड के साथ हमने समझौता किया। अच्छा एक बताइए बात मुझे, नागालैंड में इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, तो क्यों बात की उन्होंने अलगाववादियों से? देखिए लेकिन अल्टीमेटली उनके बीच समझौता भी तो किया ना उन्होंने। मैं वही कह रहा हूं कि उनसे बात क्यों की? वहां भी तो रेलेवेंट लोग नहीं थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में कहीं ना कहीं बातचीत हुई। क्या आप उस भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में बातचीत करना चाहते हैं? हम तो, ये तो वाजपेयी जी ने कहा, इंसानियत तो आईन से बहुत बड़ी है। रात गई बात गई। बार बार आपका वो तो सुषमा स्वराज जी का कमेंट में बार बार मैं दिलाता ये बात इन्होंने जो मोदी जी ने कहा दुबई में, अबू धाबी में, कि भाई हमें जंग के बाद भी टेबल पर आना है। बिल्कुल। और जब हम टेबल पर आने की बात कह रहे हैं, हमें कहते हैं कि भाई आप लोग क्यों आ रहे हैं बात करने? मसला तो यहां था। देखिए हुर्रियत तो पार्टी भी नहीं थी एनएसए टॉक्स की। हम क्या कोई टेबल पे बैठ रहे थे? तो आप मना कर देते ना। हम तो सिंपली जा रहे थे कि भाई आधी दिल्ली को उन्होंने बुलाया था चाय पे, हमें भी बुला दिया। ये बेहतर नहीं होता। कौन सा आसमान जमीन पे गिर जाता कि अगर हुर्रियत को, और ये प्रक्रिया आज से नहीं है, 1994 से जा रहे हैं। सर मैं, अगर आज पहली बार जा रहे हो तो हाँ कहते हैं। लेकिन क्या आप ये नहीं मानते? और मैं आप ही के कुछ मैं वक्तव्यों को मैं पढ़ रहा था, मैं पीछे आपने खुद कितनी बार बोला है कि जरूरी नहीं कि हम आज ही हम वार्तालाप में जाएं, हम बाद में भी जा सकते हैं। तो मैंने जुमा को जामे मस्जिद में बोला कि भाई इसको प्रेस्टीज का इशू मत बनाइए, इंडिया पाकिस्तान बात करें, उसके बाद हम दूसरे दिन मिल लेंगे। तो आप ये खुल के क्यों नहीं कहते? मसला नहीं, आप ये बोलिए कि भारत और पाकिस्तान पहले आपस में बातचीत कर लें, बाद में कर लेंगे। वो तो हमने कहा, मगर तो मसला आप नहीं जाते यहाँ पे। भारत और पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के संदर्भ में अगर आप कहते हैं तो कितनी अच्छी बात होती है। स्टैंड लिया ना कि हमें तो कश्मीर पर बात करनी ही नहीं है। नहीं, भारत ने यह कहा कि हमें सब मुद्दों पर बात करनी है, लेकिन वो हम और आप नहीं, हम और पाकिस्तान के लोग आपस में बैठ के बात करेंगे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इससे क्या लेना देना है? आपको तो एक तीसरी पार्टी करार दिया गया। पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं कश्मीर के बगैर, उस पर वो बात करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है जब कश्मीर की बात आएगी तो कश्मीरियों को आप साथ नहीं लेंगे। मैं हुर्रियत की बात नहीं कह रहा हूं, मैं सबकी बात कह रहा हूं, चाहे वो यहां के कश्मीरी हो। हुर्रियत का मानना है कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो हम खाली भारत के कंट्रोल वाले कश्मीर की बात नहीं करते, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसकी भी हम बात करते हैं, पूरे 5 रीजन्स की हम बात करते हैं। कहीं कुछ मैंने ऐसे भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को यह कहना है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और उन चुनाव से कहीं ना कहीं संबंधित पूरा मसला, मुझे लगता है कि इसका किया जा रहा है। क्यों इस नाजुक मरहले पे, जबकि ऑलरेडी एक मौका गंवाया था हमने पिछले साल, भारत ने क्यों इतना स्टैंड लिया? मुझे लगता है कि कोई जरूर इसके पीछे कोई डोमेस्टिक कोई उनका कंपल्शन है, लगता है इलेक्शंस की शायद बात है या कोई और मसला है। ये बिहार से आप कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ वार्तालाप इसलिए उसको स्थगित कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि इसका उन्हें लाभ मिल सकता है बिहार। वो शायद दिखाना चाहते हैं मोदी जी की मैं बहुत स्ट्रांग लीडर हूं। अच्छी बात है, ये तो स्ट्रांग लीडर तो होना चाहिए। हम उनसे ये आग्रह करेंगे, अगर उनके बारे में कहा जाता है कि 56 इंच का
सीना है उनका, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा बड़ा दिल भी करें वो। इस मसले को जो है हमें बहरहाल देखिए, जंग के हक में कोई नहीं है। हम सब चाहते हैं, कश्मीर के लोग चाहते हैं कि अमन से, बातचीत से ये मसला हो, डायलॉग से ये मसला हल हो। आज आप देखिए क्या स्थिति है इस वक्त बॉर्डरों पे, लोग मारे जा रहे हैं, इस पार भी उस पार भी गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं। कब तक? 3 जंगें हो चुकी हैं इस मसले पे। हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान निकले, उसमें भारत पाकिस्तान कश्मीरियों को साथ लेके चले। अगर आप कहते हैं हुर्रियत कोई नहीं है, ठीक है, आप यहां पर जो है वो कराइए रेफरेंडम, देखिए कौन किसके साथ है। आपने देखिए अभी आपने एक अच्छी बात कही, आपने कहा कि मोदी जी का जो 56 इंच की छाती की बात करते हैं, उन्हें दिल भी अपना बड़ा करना चाहिए। मानता हूं आपकी बात को। आप मुझे बताइए, आप अपने दिल को बड़ा कैसे करेंगे? हम तो तैयार हैं। आप आगे क्या कर सकते हैं? हम तो उन्हीं के लीडर वाजपेयी मुझे साहब एक कदम बताइए, कदम है, उनका अप्रोच है, उस पे चलने के लिए तैयार हैं। आपसे मतलब आप मोदी जी से उम्मीद ये रखते हैं कि वो वाजपेयी जी ने जो शुरू किया उसी पैराडाइम के इर्द गिर्द बात। उन्होंने तो यहां वही कहा, जब वो कश्मीर आए उन्होंने तो हमसे वही कहा। यहां पे जो उन्होंने तकरीर की उसमें तो उन्होंने कहा कि मैं जो वाजपेयी का विजन है उसको आगे बढ़ाऊंगा। यानी अगर वाजपेयी जी की विजन से अगर भारत सरकार हटती है तो आपको किसी भी किस्म में कोई और मुझे लगता है उम्मीद नजर नहीं आती आगे बढ़ने की। वाजपेयी ने एक बात कही थी कि भाई कैसे आगे चला जाए, वो तो पाकिस्तान भी चले गए, वहां भी उन्होंने कहा कि मेरी ये तमन्ना है कि कश्मीर की समस्या हल हो। तो जाहिर सी बात है कि इस देखिए एक स्टेट्समैनशिप, मैं तो कहूंगा कि इस वक्त मौका है कि बीजेपी अगर वाकई चाहती है कि भाई, एक तो हो गया कि भाई लोकल गेन्स के लिए हम इश्यूज को हाईलाइट करें, उस पर सियासत करें, इस मसले पे सियासत ना करें। हम इस बहुत से मसले हैं कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास, और मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए ये यहाँ की जो आपकी जो प्रो इंडिया पार्टीज यहाँ पर हैं वो भी यही कह रही हैं। एनसीपी कहती है बातचीत होनी चाहिए, पीडीपी भी कहती है बातचीत होनी चाहिए, हर कोई कहता है बातचीत होनी चाहिए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस किधर है? हुर्रियत, यही तो मोदी जी चाहते हैं कि आप अपनी पोजीशन क्लियरली आइडेंटिफाई करें। लेकिन आप प्रो पाकिस्तान हैं, प्रो भारत हैं, आप कहते हैं प्रो कश्मीर हैं। हम प्रो कश्मीर हैं, हम कश्मीर, लेकिन कश्मीर भारत का हिस्सा है। कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर भारत का हिस्सा है। मैं ये सिंपली आपसे कह रहा हूं कि कश्मीर एक डिस्प्यूट है, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन है तो भारत का हिस्सा। यूनाइटेड नेशंस मानता हूं, लेकिन है भारत ये का हिस्सा। अमेरिका कह रहा है, लेकिन है तो फिलहाल भारत का हिस्सा। भारत ही तो इस मसले को ले गया यूएन में। मैं मान रहा हूं भाई, यही तो मोदी जी, यही तो देखिए, यही तो बात बदल रही है। देखिए ना, मोदी जी एक नई भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं, वो एक नए आयाम को पैदा करना चाहते हैं। आप बात कर रहे हैं 2001-2002 मोदी जी तो बहुत, ये मगर मुझे समझ नहीं आया, मोदी जी डिक्टेट नहीं ना करेंगे एजेंडा कि भाई कैसे चलना है, कैसे करना है, वो तो भारत सरकार अपने लिए एजेंडा तय करे, हमें थोड़ी डिक्टेट करेंगे कि वो कैसे चलना है। आप बताएं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हमारा तो सिंपल ये है कि भाई इस समस्या का समाधान 2 ही तरीकों से निकल सकता है, या तो इंटरनेशनल या जो यूएन रेजोल्यूशंस हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाए, या फिर जो इंडिया पाकिस्तान कश्मीर के दरमियान टॉक। स्वागत है आपका हॉट सीट में एक बार फिर। आज हमारे खास मेहमान मीरवैज उमर फारूक। मुझे बताइए, अगर आपको कश्मीर के लोगों की इतनी चिंता है और आप बात करते हैं बार बार कि मैं एस्पिरेशंस की बात करता हूं, तो आप मुझे बताइए, आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए ये मोदी जी को भरोसा दिलाता हूं कि जब तक आप और पाकिस्तान के बीच जो बातचीत आपको जिस भी लेवल पे करनी है आप करिए, हम पाकिस्तान से नहीं मिलेंगे। क्या संभव है? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इंडिया पाकिस्तान के जो बाकी इश्यूज हैं, ट्रेड है, बंबई है, खेल है, कल्चर है, हमें उसके साथ क्या लेना देना। मैं कश्मीर की बात मगर देखिए ना, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कहां का इंसाफ है, ये कहां का इंसाफ है कि अगर इंडिया पाकिस्तान कश्मीर पे बात करें, कश्मीरियों से बात ही ना करें। कश्मीरियों से बात की जाएगी, आपसे नहीं की जाएगी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से नहीं की जाएगी। ये तो अजी आप तो सिलेक्ट कर रहे हैं ना कि हम उन्हीं के साथ बात करेंगे जो हमारी बोली बोलेंगे। वो कर रहे हैं कि हमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को हमें अलग रखना है। मैं समझता हूं क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक ऐसी सोच का प्रतीक है जो भारत सरकार को मंजूर नहीं है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक ऐसी सोच का प्रतीक है जो भारत के लिए बेहतरी चाहती है। हमें हिंदुस्तान के, हमें आवाम के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमें लोगों के साथ कोई लड़ाई नहीं है भारत के, हमें भारत की पॉलिसीज के। मुझे आप बताइए कहां का इंसाफ है? बड़ी मजेदार बात है सर, आप कह रहे हैं कि देखिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की एक अपनी सोच है, उसकी एक अपनी जगह है जो कि काफी वर्षों से रही है, लेकिन वहीं पे देखिए कुछ एएस दुल्लत साहब जो हैं, रॉ के फॉर्मर अध्यक्ष थे, देखिए वो क्या कहते हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बारे में। वो इफेक्टिवली ये कहते हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को तो एक पॉलिटिकल पिंग पोंग बॉल की तरह यूज किया जाता है। कभी कुछ पैसे आपके लीडरान जो हैं वो पाकिस्तानी एजेंसी से ले लेते हैं, कुछ पैसे भारतीय एजेंसी से ले लेते हैं। अगर तो आपके अस्तित्व के ऊपर और आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। तब ये प्रश्न चिन्ह नहीं था जब दुल्लत साहब ने बात करवाई हमारी भारत सरकार से, वाजपेयी साहब से, अडवाणी साहब से। कौन बना रहे थे आपको? भारत शायद तब दिखाना चाहता होगा कि देखिए हम सभी लोगों से बातचीत, भारत यूज कर रहा था, आपको यूज कर लिया, भारत क्या पता। तो क्या भारत अपने लोगों को धोखा दे रहा था? नहीं,
नहीं, हो सकता है अगर आप ये कह रहे हैं कि भारत अपने लोगों को धोखा दे रहा था कश्मीर के हवाले से, फिर तो बड़ी अफसोस की बात है। नहीं, लेकिन भाई देखिए, क्या वाजपेयी साहब जो है दुनिया को धोखा दे रहे थे जब वो पाकिस्तान गए इस गर्ज से कि हमें दोस्ती करनी है, हमें समस्याओं का समाधान निकालना है, हमें डायलॉग करना है, और उन्होंने वहां पे कहा कि भाई कश्मीर की समस्या हमें हल करनी है, तो क्या सब वो झूठ था? मैं नहीं समझता। नहीं, मैं समझता हूं कि वो सीरियस थे, सिंसियर थे, और अगर वाकई आज बीजेपी को आगे चलना है तो मैं ये महसूस करता हूं कि वाजपेयी साहब ने जो एक रास्ता दिखाया है, जो रास्ता आगे चलने का है, जिसमें पाकिस्तान और कश्मीरियों को साथ लेके भारत चल सकता है, वही रास्ता। दुर्लभ साहब कहते हैं कि आप लोगों ने पैसे लिए, और बड़े ये देखिए अलग अलग जगह काफी छपा है। न्यूयॉर्क टाइम्स भी एक लेख छपा कि आपके कुछ नेता हैं बड़े बड़े गरीब घरों से आए और आज की डेट में बड़े पैसे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि कश्मीर के मसले के हवाले से, कश्मीर के मसले के हवाले से असर साहब आपके नेता हैं, वो भी उनके बारे में कहा जा रहा है कि पैसे का ये मसला नहीं है। देखिए ना, कॉन्फ्रेंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर तो उठाया जा सकता है सवाल। पैसों का ये मसला नहीं है। ये तो हमेशा से कोशिश की गई है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क्रेडिबिलिटी को खराब किया जाए। आज जिस तरह से हमें मीडिया में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिस तरह से हमें अखबारात में लिखा जा रहा है कि भाई इनके साथ तो कोई है ही नहीं, मैं समझ अगर हमारे साथ कोई नहीं है तो फिर तो बड़ी अच्छी टाइम है, भारत को करे रेफरेंडम। जो 47, 48, 49 की रेजोल्यूशंस हैं, अगर कश्मीरियों हुर्रियत के साथ कोई नहीं है, सभी इनके साथ हैं, तो फिर क्या डर है रेफरेंडम करने में? मैं सर आपसे अंत में सिर्फ एक सवाल पूछता हूं। देखिए, आपने ये कहा कि मोदी जी को वाजपेयी जी का जो पैराडाइम था, जो परिवेश था, उसी पैराडाइम को आगे लेके चलना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जहां एक और जब आप मोदी जी से उम्मीद रखते हैं कि वो बड़ा दिल अपना दर्शाएं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वो एक सकारात्मक कदम क्या उठा सकती है, एक कंस्ट्रक्टिव स्टेप जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आपके मुताबिक आप खुद इंडिविजुअल स्तर पर जो उठा सकते हैं, जो कि इस पूरी प्रक्रिया को आगे लेके जाएगा? देखिए, हमारी तरफ से जो हो सकेगा हम पूरा सहयोग देंगे। क्या एक स्टेप? हम डायलॉग और बात के लिए तैयार हैं, लेकिन आप दिल्ली कहते हैं कि हमें बात ही नहीं कर रहे, तो अब हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? नहीं, क्या आप ये कहने को तैयार हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान बात करें, हुर्रियत को भी एतमाद में लें, दोनों पक्ष, दोनों हम हुर्रियत में एतमाद में कि ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस है, आप लोगों को इस बातचीत में शामिल किया जाएगा, ये एक रोड मैप है, ठीक है, उस पर भी बात हो सकती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप ये चाहते हैं कि भारत सरकार, मौजूदा सरकार जो है, वो आपसे कांटेक्ट साधे, आपको कॉन्फ्रेंस में लिया जाए, पाकिस्तान की सरकार आपसे कांटेक्ट करे, आपको कॉन्फ्रेंस लिया जाए, और बाद में भले ही भारत और पाकिस्तान आपस में बात कर लें। लेकिन देखिए, सुषमा स्वराज जी को तो मंजूरी नहीं है। वो कहती है, बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कह दिया सर कि आप तो एक थर्ड पार्टी हैं। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि आपको थर्ड पार्टी करार देकर दरअसल उन्होंने आपका भला कर दिया, वो एक अलग बात है। क्योंकि जी, हम थर्ड पार्टी कहां से हो गए? हम तो प्राइमरी पार्टी हैं। कश्मीर की जब बात होगी तो कश्मीर के लोग प्राइमरी पार्टी नहीं होंगे। वो तो भारत सरकार भी तो सरकार है सर, भारत सरकार भी तो बात करेंगे। मैं तो वही कहता हूं ना, जब वो पाकिस्तान से बात करेंगे कश्मीर के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि वो कश्मीरियों को नहीं पूछेंगे सर। लेकिन मैं मतलब आपकी बात से जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये पूरा मसला जो है, ये सिर्फ और सिर्फ वाजपेयी जी की सोच को लेकर आगे बढ़ सकता है। मेरा मानना ये मोदी जी को मौजूदा सोच मसला ये है कि भारत जो है अपनी कमिटमेंट से पीछे हट रहा है। जो वाजपेयी साहब ने एक रास्ता दिखाया था, एक कमिटमेंट की थी, यहाँ पे कश्मीर आके उन्होंने जो है कुछ आश्वासन दिए थे लोगों को कि भाई हम इस समस्या के हल के लिए आगे बढ़ेंगे, इंसानियत के दायरे में बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। हुर्रियत को पाकिस्तान भी जाने दिया, हमें पासपोर्ट्स दिए, हम गए, मुशर्रफ से बात की, वापस आए, फिर अडवाणी साहब से मिले, प्रोसेस चला, तकरीबन 4 साल ये चला, कांग्रेस ने भी आगे आए। इसीलिए तो मैं समझता हूं कि रात गई बात गई, बीती बातें भूल जाओ। देखिए जी, वो ये कहती हैं। भूपेन जी, मैं आखिर पे तो यही कह सकता हूं कि देखिए, हमें शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच की तरह आंख बंद नहीं करनी चाहिए और सब कहना चाहिए कि सब ठीक है। प्रॉब्लम आज नहीं तो कल भारत को इस समस्या का समाधान निकालना है, पाकिस्तान और कश्मीरियों से बात करके, वरना फिर वही है कि फिर जंग की तरफ हम धकेल रहे हैं पूरे सब साउथ एशिया को। दोनों न्यूक्लियाई ताकतें हैं, हुर्रियत नहीं चाहती, कश्मीरी नहीं चाहते जंग हो, लेकिन अगर बात नहीं करनी है फिर शायद जंग करनी होगी भारत को। ठीक है, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।